यह कुछ लोग नसीब के स्याह होते हैं कि उन्हें ताल्लुक तो मिलता है मगर मोहब्बत नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आज भी रुखसती के लिए आए हो? वह एक खूबसूरत, बेहद मॉडर्न सी लड़की थी जो शिद्दत से गुस्से में अपने सामने खड़े 27 साल के उस नौजवान पर भड़क रही थी जो अपने हुलिये और शक्ल सूरत से बिल्कुल आम सा लगता था। क्या तुम जानते हो मुझ में और तुम में क्या फर्क है? तुम एक 12वीं फेल देहाती पिंडू आदमी हो और मैं अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, द लाइफ मेडिसिन कंपनी के सीईओ की सेक्शन सेक्रेटरी हूँ। मेरी एक महीने की सैलरी 1.5 लाख है और यह जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, जानते हो इनकी कीमत क्या है? पूरी जिंदगी भी तुम कमाओगे ना, तब भी मेरे एक जूते की कीमत नहीं झुका पाओगे। तो तुम ही बताओ, क्या तुम मुझे डिजर्व करते हो? उसने सामने वाले को बेशुमार जहरीले तीरों से लहूलुहान करने के बाद इस्तेहज़ा के अंदाज में पूछा था, और वह उसे अपनी जलती आंखों से होंठ भींजे देखता रह गया। तो फिर आइंदा इस दरवाजे पर तभी आना जब उस काबिल हो जाओ, जो तुम मरने के बाद भी नहीं हो पाओगे। इसलिए बहुत जल्द तुम्हारे पास डाइवोर्स पेपर पहुंच जाएंगे। भला उस रिश्ते को खींच कर क्या फायदा, जिसका अंजाम ही कुछ न हो। ए न, यह कहकर उसने एक आखिरी तल निगाह उस पर डाली और खटखट करती अंदर की जानिब बढ़ गई। उसने अपनी सरंग लाल होती नजरें उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखा जिनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। इससे पहले कि वे हमेशा की तरह अपनी फैमिली की गई गुस्ताखियों पर माफी मांगते, वह उन्हें रोक गया। मामू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वह टूटे शिकस्ता लहजे में कहता बाहर की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? क्या कहा तुम्हारे मामू ने? जैसे ही वह गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ, आंगन में खटिया बिछाए ताया अब्बा ने बेसाख्ता पूछा। और क्या कहेंगे? आपको उनकी सूरत देखकर ही जान लेना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा होगा। किचन से निकलती ताई अम्मी ने उसका शिकस्ता जिस्म देखकर तल्खी से कहा। और वही क्या, दुनिया के कोई भी माँ बाप अपनी बेटी ऐसे वेले, निक्कमे, कमैक्ल, निखट्टू, नालायक को नहीं देंगे। मनहूस नहीं तो पैदा होते ही अपने बाप को खा गया, और माँ सारी जिंदगी पेट काट काट कर इसे पयाती रही कि कुछ बड़ा करेगा, मगर इसे यह उधर लौंडे या मारने से फुर्सत जो न थी, और अपनी माँ को भी हार्ट अटैक दे गया। अल्लाह ऐसी औलाद से तमाम वालिदैन को महफूज रखे। मनहूसियत का खिताब आमतौर पर हमारे समाज में अक्सर औरतों को मिलता है, मगर एक छोटा बच्चा भी था जो अभी पैदा ही हुआ था और मनहूसियत का खिताब ले गया, क्योंकि वह जिस वक्त पैदा हुआ था उसी वक्त उसके वालिद की वफात एक्सीडेंट से हो गई थी। लोग कहते थे उस पर नहूसत का सख्त काला साया था, इसीलिए उसे कतराते थे। वालिदैन अपने बच्चों को उससे दूर रखते थे। रिश्तेदारों ने उसकी वजह से तल्लुक कर लिया। उस सख्त धूप में सिर्फ उसकी माँ थी जो अब्र रहमत की तरह उस पर सायाफकन थी। उसे हर मुमकिन तौर पर लोगों की बेरहमी से बचाने की कोशिश करती थी, बिल्कुल उस मुर्गी की तरह जो अपने जूजों को अपने परों में छुपाकर चील से बचाती है। मगर अब उसकी जिंदगी में उसकी माँ नहीं रही थी। अब कोई अब्र रहमत नहीं था। हर किसी ने उसे धुतकार दिया था, और अब उसे भी यकीन होने लगा था कि वह एक इंतहाई मनहूस इंसान था। चेयरमैन एहसान खान, आप अब किसे द लाइफ मेडिसिन कंपनी के नए सीईओ के लिए चुनेंगे? असंख्य चैनलों के कैमरों की रोशनी में डूबे 55 साल के एहसान खान से किसी एंकर ने पूछा। जो इस कंपनी के लायक होगा, कंपनी और वक्त खुद उसे चुन लेंगे। नरम मुस्कुराते लहजे में उन्होंने जवाब दिया, सर, कंपनी के लायक कौन है? क्या आपका पोता हदीद खान? अब की बार किसी दूसरे एंकर ने पूछा। द लाइफ कंपनी ऑफ मेडिसिन के लायक तो कोई ऐसा ही शख्स होगा जो हसास हो, दर्दमंद दिल रखता हो, लोगों के दुखों को अपना दुख समझता हो। दवाइयाँ अल्लाह के हुक्म से लोगों को जिंदगी देती है। कोई ऐसा शख्स ही द लाइफ मेडिसिन कंपनी का सीईओ हो सकता है जो लोगों की जिंदगियों के दुख दर्द न सिर्फ समझता हो, बल्कि उन्हें दूर करने की सलाहियत भी रखता हो। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि वह शख्स कौन होगा। चेयरमैन एहसान खान ने मुस्कुराकर बात पूरी की। जनवरी के आखिर की वह स्याह, बर्दिली, जाम ठंडी रात थी, बिल्कुल उसकी किस्मत की तरह स्याह। वह एक इंतहाई नाकारा, नाकाम, स्याह बखौत शख्स था, जिसके बखौत ने कभी उसका साथ नहीं दिया।
हाँ, मुंह के बल गिराने को हर वक्त तैयार रहता था। वह थक गया था अपनी स्याह तारीख बहों के साथ चलते चलते। वह पोर पोर जामी हो चुका था। अब उसमें और चलने और घसीटने की हिम्मत नहीं थी। वह अब अपने इस बखत से आजादी चाहता था। वह शहर के एक डैम के किनारे खड़ा यही सोच रहा था, और अब उसके पास जीने की कोई वजह भी तो नहीं बची थी। उसकी मेहरबान माँ जो किसी ढाल की मानिंद थी, वह उसे छोड़ गई थी। और दूसरी, उसकी मनकूहा, उस जैसे नाकारा नालायक से छुटकारा चाहती थी। उसके पास अब सिर्फ यही एक रास्ता रह गया था। वह बेदिल बनकर पैदा हुआ, बेजदिल बनकर जिया, और अब बेजदिल बनकर मरने वाला था। अगले ही पल आगे की जानिब झुककर उसने खुद को डैम की तरफ फेंक दिया। मगर किस्मत ने यहां भी उसका साथ नहीं दिया। पानी उसे अपने अंदर धीरे धीरे खींच रहा था ताकि उसकी रूह निकालकर उसे किनारे पर छोड़ जाए। मगर पानी यह कर नहीं पाया, क्योंकि उसकी तकदीर से जुड़े कुछ लोग वहां थे जिन्हें किस्मत ने उसके लिए चुना था, जिन्होंने मौत की वादी में जाते नेल खान को बचा लिया था। क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। जिंदगी से ज्यादा आसान तो मरना है। किनारे पर कई लम्हों तक बेदम पड़े रहने के बाद उठते हुए वह सिसककर उस शख्स पर गरजा था जिसने उसे बचाने का गुनाह किया था। पागल हो क्या तुम? लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए, और तुम यूं ही फ्री में अपनी जिंदगी गंवाने पर तुले हुए हो। मुआज जो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था, उसे धक्का देते हुए बिफर कर बोला। वे लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए लाखों इसलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी उन लाखों करोड़ रुपयों से ज्यादा कीमती होती है। मगर मेरी जिंदगी की तो कोई कीमत ही नहीं है। गवा दिया तो क्या हुआ? वह फिर जमीन पर गिरते हुए अजियत और खुदतरसी से बोला। यह फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? इस जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। यह जिंदगी तुम्हें अल्लाह ने दी है, और यह अल्लाह की अमानत है। इस पर तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। इस पर सिर्फ अल्लाह की मर्जी चलती है। बेवकूफ लड़के, अगर मरने का इतना ही शौक है तो इस तरह बुज़दिलों की तरह क्यों मर रहे हो? बल्कि उसके खिलाफ जिद्दोजहद करके मर जिसने तुम्हें मरने पर मजबूर किया है। मरना ही है न तुम्हें, तो फिर कोशिश करते हुए मर जाओ। मौत भी मिलेगी और अफसोस भी नहीं होगा। हसन जमीन पर गिरे नेल का कॉलर मुट्ठी में दबोचे गुर्राते हुए बोला, और नेल अपने जलते दिल दिमाग और भीगी आंखों से हसन को सुनता रहा। अम्मी, यह नेहल है, मेरा दोस्त। गांव से आया है, कुछ दिन हमारे साथ यही रहेगा। हाथ में बेलन थामी सकीना बेगम से हसन ने डरते अपने साथ खड़े नेहल का तारुफ करवाया। हसन नेहल को अल्फाज से बुरी तरह रगेद कर उसकी अक्ल ठिकाने ला ही आया था, जिस पर नेहल के दिल से फिलहाल खुदकुशी का ख्याल निकल गया था। हसन उसे फिर से तन्हा न छोड़ते हुए अपने साथ घसीटता घर ले आया था, और अभी मुआद के घर के तमाम अफराद के सामने खड़ा नेहल बुरी तरह नर्वस था। यहाँ यकीनन जॉइंट फैमिली सिस्टम था, और हसन की अम्मी यकीनन यहाँ की हेड थी, जो बेलन को किसी हथियार की तरह थामे नेहल को शदीद नागवार निगाह से घूर रही थी। तुम्हें क्या लगता है मुआज, हमारा घर कोई दारुलमान है जहां हर दूसरे दिन तुम सड़क से किसी लावारिस को उठा लाओगे? सकीना बेगम के कति नागवार लहजे पर नेहल बुरी तरह शर्मसार हुआ। ताई जान, आप जिसे लावारिस कह रही है, आप जानती नहीं कि वह कौन है? तभी बीच में एक शरारती सा दिखने वाला लड़का कूदता हुआ बोला। अब कौन सी नई कहानी बनानी है तबरेज? सकीना बेगम आंखें निकालती तबरेज पर मारने को बेलन उठाए बड़ी। यह कहानी नहीं है योर ऑनर। यह जो मासूम सा दिखता बच्चा है न, यह कोई और नहीं है। आप खुद इससे पूछ सकती है। बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? तबरेज किसी वकील की तरह कहते हुए उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ, जो सहमा हुआ था, जिस पर नेहल ने देखा कि घर के सारे अफराद उसकी तरफ देख रहे थे, और उसकी जुबान बेकैदगी से फिसली। न, नेहल खान। देखा आपने, यह कोई और नहीं बल्कि हमारे हसन खान, जो कि द लाइफ कंपनी ऑफ मेडिसिन के सीईओ है। यह उनके पोते है, द नेहल खान। तबरेज ने बात खत्म करते सबकी तरफ देखा, जहां सब बेरत से नेहल को देख रहे थे, और खुद नेहल मुंह खोले तबरेज को। क्यों बकवास कर रहा है?
सबसे पहले ताई अम्मी ही थीं जो तबरेज के झांसे से निकलते हुए गरज पड़ी और साथ ही उसे एक जोरदार बेलन भी बाह पर खाना पड़ा। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा ताई अम्मी। मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। तबरेज रोनी सूरत बनाए अपनी बाह सहलाते हुए जल्लाकर बोला। क्या सोच कर रहे हो? यह एहसान खान का पोता है। अगले ही पल ताई अम्मी जो नाक भौं सिको रही थी अपना तेवर बदलती आंखों में रश समेरे नेहल को देखने लगी, जो इस इफ्तियार पर शदीद ऐरान परेशान था। और नहीं तो क्या, बल्कि कंपनी का अगला सीईओ भी हमारा नेहल खान ही होगा। तबरेज ने और तड़का लगाते हुए मशहूर इज़माना पेशगोई कर दी। यह इतनी अच्छी खबर इतनी देर से क्यों सुनाई? चल हट सामने से, कितना प्यारा बच्चा है यह। और मैं यूं ही नाराज हो रही थी। यह सुनकर सकीना बेगम अगले ही पल नेहल के लिए मोम की नेर की तरह पिघलती रास्ते में खड़े तबरेज को हटाती हुई नेहल की जानिब बढ़ी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आलीशान महल को छोड़कर हमारी झोंपड़ी जैसी कुटिया में आने का। सकीना बेगम के निहायत प्यार से कहने पर उसने परेशानी से हसन को देखा, जो मुस्कुराकर उसे रिलैक्स रहने का इशारा कर रहा था। और वह भला कैसे रिलैक्स रहता, क्योंकि देखते ही देखते सकीना बेगम ने उसे घर का सबसे बेहतरीन कमरा रहने को दे दिया था। वहां मौजूद सारे अफराद के लिए वह निहायत ही अहम हो गया था। जो कल तक जानवरों तक के लिए भी गैर अहम था, वह जिसकी जिंदगी में हर किसी ने उसे बस पैरों तले रौंदा ही था, अब जैसे उसे सर आंखों पर बिठाया जा रहा था। मैं किसी एहसान खान को नहीं जानता। और जब उसने परेशानी से अटकते हुए मुआद से कहा, तबरेज यूं ही मजाक करता है। तुम परेशान न हो, बल्कि इस मजाक का लुत्फ उठाओ। अम्मी और यह सारा घर तुम्हारी जमकर मेहमानवाजी करने वाले हैं। हसन ने हंसकर उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मजाक? उसने परेशानी से दूर जाते हसन की पीठ को घूरा। वह नहीं जानता था कि नज़दीक ही यह मजाक उसकी सारी जिंदगी पलटने वाला था। किस्मत हमेशा की तरह उसके साथ फिर एक नई चाल चलने वाली थी, ऐसी चाल जो अक्लो हम से परे थी। बेशक किस्मत शतरंज से कम नहीं होती, जो हमें अगले ही पल धक्का देकर किस मुकाम पर ला खड़ा करे और हमें क्या बना दे पता ही नहीं चलता। बादशाह बना दे, वजीर बना दे या वक्त का गुलाम, यह तो किस्मत ही जाने, या फिर किस्मत नामी शतरंज को चलाने वाला खिलाड़ी